बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज मी फ़िज़ा रियाज। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद। नेशनल असम्बली का इजलास आज हो गया है, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और इस इजलास में 302 नए नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा जो बाकी बैरिस्टर गौहर जिनका, और इसके साथ साथ बाकी जो आज़ाद अरकान थे सुन्नी इत्तेहाद में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। यानी कि ओवरऑल एक अच्छा जश्न देखने में आया। हाँ, शोर शराबा भी खूब हुआ, तल कलामी भी खूब हुई, लेकिन आपस में मेल मुलाकातें भी हुई, मुसाफे भी खूब हुए, अच्छी जो जुमले थे उनका तबादला भी खूब हुआ, नारेबाजी भी खूब हुई। मतलब जिस तरह हंगामा खेज हम इजलास देखते हैं वो कार्रवाई उसी तरीके से थी, उससे हट के कुछ नहीं थी। अब 3 मार्च को होगा नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए जो वोटिंग होगी वो तब होगी, उसके बाद पता चल जाएगा। वैसे तो पता है शहबाज शरीफ ही होंगे, क्योंकि उन्हें अक्सरियत 169 वोट चाहिए और उनके पास उससे भी कहीं ज़्यादा वोट्स की तादाद मौजूद है। लेकिन वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद ऑफिशियली वो एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लेंगे। और लेकिन उसके अलावा जो अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं, क्या वो इनको आराम से हुकूमत करने देंगे? और इसके अलावा ख़त की गूंज है जो कि IMF को लिखा गया है, उसको कहा गया है कि ये मुल्क दुश्मनी है, जिसका नवाज शरीफ ने भी जिक्र किया है। उस पर बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से डिस्कशन करेंगे, विच इज़ नॉट गुड। और लास्ट में पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल बम गिरने जा रहा है जी आप पर मजीद। लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, आपको भी मुबारक। मैंने तो पूरी कौम को पहले ही मुबारकबाद दे दी है। एटलीस्ट मुझे एक डेमोक्रेसी का एक वो जो सिस्टम रुका हुआ था ना, वो चलता नज़र आ रहा है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है और इससे बहुत से मसले हल होंगे भी। लेकिन इस शोर शराबे में पहले आप ये देखिए कि जो कुछ हो रहा है, मास्क पहन कर आ जाना PTI वालों का इमरान खान के, किस तरह से देख रहे हैं आज के असम्बली के इजलास को? आपने ठीक कहा बिल्कुल कि ये अच्छा ओमन है। हाँ। कि जमहूरियत अगर पनपती है और उसके जो नुमाइंदा अदारे हैं वो अगर आइन के तहत चलाए जाते हैं या चलते हैं तो यकीनी तौर पे इसमें पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लेकिन आज के इस इजलास की बहुत सारे और पहलू हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसमें नवाज शरीफ की एंट्री जो है वो आज सिंबॉलिक थी, क्योंकि इसी हाउस से उस वक्त की साकबी और बंदियाली अदालतों ने उनको निकाला था। आपको याद होना चाहिए, अकामा से पनामा से शुरू करके अकामा के ऊपर। तो आज उनकी वापसी जो है, दिस वाज ए रिटर्न ऑफ द टार्जन इन अ वे। क्यों? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी है, लोगों ने भी देखी होगी, कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से वो आला सतह के पार्टी के फैसले कर रहे हैं, जिस तरह से वो नए ओहदे आइनी जो बनने जा रहे हैं उसके अंदर अपनी यानी राय को असर्ट कर रहे हैं, वो मतलब यकीनी तौर पे उनकी पोजीशन की विंडिकेशन हुई है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। ख्वाजा असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर तो आज डराया भी है उन लोगों को कि जिनका ख्याल ये था, उन सियासी पंडितों का जिनका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। हाँ। और अब वो चूँकि उनकी मर्जी की सीटें नहीं आई हैं, लिहाजा वो वापसी लंदन का टिकट करा के वो चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। हाँ। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ख्वाजा असद ने तो ये नवीद भी सुना दी है कि भाई साहब चौथी दफ़ा भी हज़रत साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और यकीनी तौर पे अगर ये हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर लेती है, हाँ, और अगले इलेक्शन होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये और आई थिंक ये एक मैसेज वो भी है ना देने के लिए कि चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ लेकिन फैसले तो मैं ही कर रहा हूँ। करेक्ट। ये एक और एतबार से भी उन्हीं सियासी पंडितों का ख्याल ये है कि ये इस एतबार से भी बहुत ज़रूरी होगा कि नवाज शरीफ साहब मौजूद रहें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से डील करने के लिए और जिस तरह की अपोजिशन है माशाल्लाह, या अब तो सुन्नी इत्तेहाद है, हाँ जी, जिस तरह के महात्मा खान साहब के और उनके पैरोकार हैं, उनसे निपटने के लिए एक मैच्योर माइंड पीछे बैठ के फैसले करने की पोजीशन में होना चाहिए। इन दोनों ही कुव्वतों को, चाहे वो अपोजिशन की सूरत में है चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में है, नवाज शरीफ हैज़ ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो कुछ लोगों ने डराया भी था शहबाज शरीफ साहब को कि देखें वो आप तो उसके ज़ेर साया रहेंगे और वो हर वक्त आप पर छाए रहेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी दिल में जानते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत होगी, आई नीड हिम। ये दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि जनाब ज़रदारी साहब को भी टैकल करना फिर एब्सोल्युटली। देखें ना, ये जो मुज़ाकरा जिसके बारे में यूँ लग रहा था कि पीपल्स पार्टी तो छोड़ के गई नून लीग को, तो वो वापस दोबारा बिठा के दोबारा एक अंडरस्टैंडिंग बनाना और एक यानी ऐसा हतमी फैसला कर लेना कि लुक्स लाइक थिंग्स आर वर्किंग स्मूथली। ठीक है जी, ये उनका क्रेडिट है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। अब आ जाए जनाब उनका जो एहतजाज है, जो निराला अंदाज उन्होंने निकाला है,
देखिए, हमने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में, हम आज भी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों महात्मा और उनके पैरोकार जो हैं वो इन मुंतखब अदारों की तजलील कर रहे हैं या चाहते हैं कि होती रहे। हमने देखा पंजाब असम्बली में क्या हुआ, आपने देखा, आपने ये भी देखा कल केपी के जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है, कोई दो उनको चैलेंज ही नहीं कर सकता, वहाँ भी आपने देखा वो सोबिया शाहिद के साथ क्या हुआ। और आज हमने नेशनल असम्बली में देखा, यानी आप रोल पर साइन करने आ रहे हैं, साथ आपने पोस्टर उठाए हुए हैं, साथ आपने मास्क पहने हुए हैं, फिर आप नारे लगा रहे हैं। ये इससे पहले किसी असम्बली में कभी नहीं देखा किसी ने। तो ये जो नए ढंग इख्तियार किए जा रहे हैं, ये अभी तो शुक्र ये है कि वो खान साहब का मास्क पहन के आए हैं, कोई नहीं है कि कुछ बाकी के जिन्होंने रह गए हैं, जिन्होंने ओथ उठाना हो, जो आज नहीं थे, या शायद दोबारा कोई सीटें वीटें मिल जाए उनको, तो उनमें से कोई बुशरा बीबी का, कोई फरागोगी का, कोई उस्मान बुज़दार के मास्क पहन के आ जाए। कोई बईद नहीं है उनसे, दे कैन डू इट, क्योंकि उनका मकसद जो है एहतजाज करना कम और अदारे की तजलील ज़्यादा है। अच्छा, ये बात उनको समझ आ जानी चाहिए, महात्मा खान साहब को भी समझ आ जानी चाहिए कि जिन अदारों में नुमाइंदगी के लिए आप इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी तगोदौ करते हैं, उन अदारों की तजलील और तज़हीक का बायस अगर आप बनेंगे तो इसमें आपका कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। अच्छा, वैसे ये अच्छी रविश नहीं है जब आपने ओथ उठाना है पहले दिन ऐसी नाखुशगवार। इसको बहुत डिसेंट तरीके से किया जा सकता है। देयर इज ए होल एरा ऑफ 5 years टू सेटल स्कोर्स। आप पहले दिन को तो ये मैसेज दे दें लोगों को कि नहीं जनाब, बिजनेस एनीवे, राइट। दूसरी बात यह है कि जी फजलुर रहमान साहब दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी थे, जी उनको भी इसी तरह से पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शन में इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर किया था। क्यों उन्होंने किया था वो मेरे ख्याल से नेमिंग नेम की अब ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज कि मेरा इशारा किस तरफ है। गालबन तासुर ये है कि इस दफ़ा भी शायद उनको कोशिश की गई थी कि इलेक्टरल प्रोसेस से बाहर रखा जाए, तो इलेक्टरल प्रोसेस में तो वो आ गए हैं, लेकिन उनको यानी सुकेड़ा गया है, एक तासुर है। मौलाना साहब को खुद भी है, मौलाना साहब के जो हमदर्द है उनका भी ख्याल है ये कि उनको यानी थोड़ा सा सुकीज किया गया है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? कर दिया उन्हें, लेकिन वो फिर भी एज अ ऑपोजिशन में आके लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए, हर पार्टी का जो लीडर है और हर पार्टी का जो रुकन है वो कम से कम इस हद तक तो एक जमहूरियत में आज़ाद है कि जो उनका दिल चाहे वो करे, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से उनकी इस बात का बुरा मनाने की बजाय ये उनका जमहूरी डेमोक्रेटिक राइट है, आईनी राइट है कि वो कहाँ बैठने का फैसला करते हैं। अब राजी जनाब, उसके बाद एक बहुत खौफनाक इशू जिसकी तरफ हम आना चाहते हैं और थोड़ा तफसील के साथ इसका जिक्र करना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खत वाले मामले पर आना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही इसलिए कि एक एवरेज पाकिस्तानी समझता है कि ये बहुत खौफनाक मामला है और ये बहुत खौफनाक हरकत है। हम शुरू कर लेते हैं कि ये हरकत पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले ये हरकत हुई थी, तो आपको मालूम है कि एक मरकज़ी वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब जो कि सेनेटर भी थे माशाल्लाह, उन्होंने भी यही हरकत फरमाई थी और अपने साथ मिला लिया था 2 सूबाई वज़राए ख़जाना को, जिनमें KPK और पंजाब के तैमूर झगड़ा साहब और वो जो मोहसिन लगारी साहब और तैमूर सलीम झगड़ा साहब कर लिया था उन्होंने। ठीक है जी। तो उस वक्त भी ऑलमोस्ट आपने कौम को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दिया था जी। वो तो अगर आने वाली हुकूमत उसके ऊपर यानी PDM ने बंद बांधा था, PDM ने बंद बांधने के लिए भी क्या कुछ किया था। आपको याद होगा जो शहबाज शरीफ साहब थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने मुलाकात की MD IMF से जाके और बहुत सारी एफर्ट्स जो की गई, मेरे ख्याल से कोई दुनिया की ताकत जो है वो अंडरमाइन नहीं कर सकती जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसाक डार साहब, जो उनकी कोशिशें थी, इसलिए कि वो IMF से हुआ था ना डिफॉल्ट, वो IMF से डील करने के पुराने एक्सपीरियंस से हर हुकूमत में वो नवाज शरीफ साहब की रहे हैं एंड ही नोज हाउ टू डील दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब भी हम ये तवक्को करते हैं कि अगर वो बनते हैं जिसके के इशारे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कह दिया है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें भी एक मद यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर यही होंगे। वो अगर होते हैं तो यकीनी तौर पर जो कोशिश हो रही है इसको वो थॉट भी कर सकेंगे और कामयाबी के साथ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सेल थ्रू करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट सॉरी, ये आपको मैंने बताया था कि ये जो आजकल चल रहा है महात्मा का जो ख़त है IMF को जो लिखा है, जो उसके कंटेंट है, वो पाकिस्तान की बर्बादी के मुतरातिब है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलने की दूसरी बड़ी साजिश है।
इनके मुहर्रकात में से है ना एक। इसलिए कि ये आप तसव्वुर करें कि खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो मुल्क में अनारकी होगी। हाँ जी, पैसे होंगे नहीं, पेट्रोल नहीं होगा, रफ्तार बंद हो जाएगी, सांस बंद हो जाएगी, खाने को कुछ पैसे नहीं होंगे तो लोग दौड़ेंगे लूट मार करने के लिए। क्या हम इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या ये इलेक्शन इसलिए हुए थे कि आप हमें एक ऐसे किनारे पर ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो? दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो ज़रूरत ये थी कि आप अपने अपोजिशन, अपने यानी जो दूसरे मुखालिफ हैं उनके साथ बैठ के मईशत करते चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ताकि कोई हल की तरफ हम जाते हैं। Right. आपने ये तो नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि ये लकीली सूरत हाल ऐसी है कि IMF भी नहीं चाहेगा कि हम डिफ़ॉल्ट करें। उसकी वजह एक तो ये कि हम एटमी कुव्वत हैं, हाँ। दूसरा ये कि आलमी मालियाती अदारों और बहुत से अदारों से हमने कर्जे भी लिए हुए हैं, Right. हमारा इंटरेक्शन भी उनके साथ है। IMF नहीं चाहेगा कि उनकी अदायगियाँ रुक जाएं। आप देखें ना, साजिश बहुत गंभीर है। तो अब कहना ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते खान साहब हर एक से बदला लीजिए, इस कौम से बदला ना लें, इस कौम को ऐसी तबाही की तरफ ना धकेलें जहाँ से फिर वापसी मुमकिन ना हो। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वही हमारी तबाही के लिए बहुत काफ़ी है। अभी तो इसको रिकवर करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप हमें किस तरफ ले गए? खुदा के वास्ते अपनी ज़िद छोड़ दें। और ये जो आपकी हदायत के ऊपर लोग जो हैं वो मास्क पहन के आ रहे हैं, हाँ। पोस्टर लेके आ रहे हैं, उनको कोई अच्छा मशवरा भी दे दें। ये जो आपने चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की बात की है, अगर शहबाज शरीफ दोबारा कहते हैं चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के लिए तमाम जमातें मिलकर बैठे, तो ये मास्क पहनने वाले जो अब सुन्नी इत्तेहाद में चले गए हैं, ये आएंगे, बैठेंगे? आपको मैं बता रहा हूँ कि आप फिर बहुत इतना पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं। इस बात से तो आगाज़ किया था, अगर आपको याद हो, 2018 की असम्बली का कि आइए जनाब मिसाक जमहूरियत करते हैं, मिसाक मैशत करते हैं। जरदारी साहब ने भी यही कहा था, सुनी उन्होंने तो IMF को खत लिखने का समझ लिया कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी ये है कि आप IMF को खत लिख के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट जैसी जहन्नम में धकेल दें। खुदा के लिए खान साहब, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे इस प्रोग्राम की वसातत से कि पाकिस्तान का सोचें। बदले लेने की बहुत वक्त पड़ा है, पूरी असम्बली 5 साल चलेगी, आप ठोकें इनको, जैसे मर्जी आप इनके खिलाफ एहतजाज करें, इनको क्रिटिसाइज़ करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कोई इकदाम ना करें जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरात पेश हो। अभी तक जो आप कर रहे हैं वो मैंने तफसील बता दी है आपको। इसमें मुझे नहीं समझ आती कि कहीं कोई ऐसी बात मैंने की हो जो हटके है कॉन्टेक्स्ट से। इस किस्म के खतूत लिखना, बाहर की कुव्वतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत के लिए उकसाना, हाँ। ये और अगर ये ओमन PTI का है और ये तमाम लोग जो कि इलेक्ट हुए हैं, जिसको वोट मिले और सुन्नी इत्तेहाद में चले गए हैं, सुन्नी इत्तेहाद का ये अगर पार्टी पॉलिसी नहीं है तो क्या इन तमाम लोगों के खिलाफ क्या सुन्नी इत्तेहाद कार्रवाई करेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि सुन्नी इत्तेहाद तो एक डमी चीज़ है, मान लेना चाहिए इसको, इसलिए नहीं, कि अपनी ना उनकी अपनी कोई नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, ना उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है। ख़त लिख के दिया हुआ है कि जनाब हमें तो मखसूस सीटें भी नहीं चाहिए, हमें ख़वातीन की सीटें भी नहीं चाहिए। अब वो अपने महात्मा खान साहब की तरह से, फिरकी की तरह से घूमना चाह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे, ये देखने की बात है। आगे चलेंगे जनाब, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो आप देखें। बुखारी साहब नहीं, लास्ट मिनट है, हमने आगे बाद में बढ़ना है। सिर्फ सीट्स पे मुझे क्लेरिफाई कर दें। अभी वो कह रहे हैं कि हमें हमारी सीट्स दे और मामला ख़त्म करें, या इस तरह से मामला ख़त्म हो सकता है? कल भी मैंने आपसे वन लाइनर पूछा था। अगर तो सीटें चैरिटी में मिलती हैं तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन दे दें, क्योंकि रमज़ान आने वाला, वैसे भी चैरिटी जो है वो वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वोटों की बुनियाद पर लेनी है तो उसका पूरा प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। आप उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में जाएं, आप जाके पटिशन्स करें, ट्रिब्यूनल से आप खुश नहीं हैं तो आप अदालतों में जाएं, अदालतें खुड़ी पड़ी हैं। लेकिन ये आपकी झोली में किसी ने भीख की तरह से सीटें नहीं डालनी है और ना कभी डाली जाती। बिल्कुल ठीक हो गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अवाम का नुमाइंदा तभी होता है जब हमारा मैंडेट हो। बुखारी साहब, अभी तक वो इस बात पर कायम है कि हमारे टोटल मेंबर्स की तादाद 186 है। पहले 180 कह रहे थे, अब 186 पर आ गए हैं। अब बताइए करें क्या? देखिए, गुजारिश ये है, उन्हें चाहिए पहले तो वो अपनी पार्टी के अंदर कंसेंसस करें कि भाई कितनी सीटें हैं। किसी ने कहा 150 है, कि इन्होंने खुद कहा कि 160 है, फिर कहा 186 हैं। एक और साहब है जिनका नाम बाबर वान है, वो कहते हैं हमारी 200 सीटें हैं, 200 प्लस सीटें हैं, 200 प्लस। आपकी पार्टी के अंदर कंसेंसस नहीं है तो आपकी बात को कौन वजन देगा? और दूसरी बात यह है कि जिस माहौल में, जिस इरा में हम रह रहे हैं,
वहाँ धांधली को साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब यू कैन डू दैट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ना हम ये कहने की पोजीशन में हैं कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, ये तो हम नहीं कह सकते, और ये मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कह सकता। तो हुई होगी, ज़रूर हुई होगी, लेकिन उसका स्केल क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है। अगर आपका ख्याल है कि 302 सीटों में से, 302 भी नहीं बल्कि 266 सीटों में से 200 प्लस आपकी हैं, तो फिर बाकी तो मेरा ख्याल है धनिया लेने आए थे, बाकी ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। ठीक है। तो एक तो ये है कि उनको चाहिए कि आपस में वो कंसेंसस कर लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यही कुछ इसी के साथ ही मिलता जुलता मामला एमक्यूएम का भी है, जिस तरफ आप मुझे ले जाना चाहेंगे। एमक्यूएम जो कह रहे हैं वो, अच्छा मुझे ये इस बात की समझ नहीं है। कल वैसे आपने बड़ी डिटेल एमक्यूएम की कहानी सुना दी थी ऑडियो लीक पर, लेकिन अब ये देखें, मैं ये हैरान हूँ कि जिसको हम डार्लिंग कहते थे, ऐसा नहीं है कि अब डार्लिंग की कोई कदर में कमी हो गई है। देखिए, गुजारिश ये है कि रवायत ये कहती है कि एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा बनी, और जब हुकूमत आधा अरसा गुजार लेती है तो फिर उन्होंने लड़ना होता है इस हुकूमत से, और लड़के फिर कुछ मुतालबात मनवाने होते हैं। लेकिन ये लड़ाई पहली दफ़ा शुरू में ही हो गई, शुरू में हो गई। और शुरू में होने के हवाले से मुझे ना गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि इतनी ना बढ़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। वाह। यानी आप हिस्सा मांगे बकदरे जुस्सा। 17 आपके पास सीटें हैं तो उसके ऊपर आपको गवर्नरशिप और 4 वजारतें 5 नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल से नून लीग की क़यादत की तरफ से उनको साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया है कि भाई अगर आप गवर्नर ही लेना चाहते हैं तो उसके साथ आपको 1 वजारत मिल जाएगी। देखिए ना, ये नहीं हो सकता कि आप जिस सूबे में 17 सीटों के ऊपर बैठे हैं वहाँ पर जो लार्जेस्ट पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है जी, गवर्नर भी उनकी मर्जी का ना हो, आपकी मर्जी का हो जी, आपको एक वफाकी वजारत भी मिल रही हो, तो फिर आपको और क्या चाहिए। यही हाल, ये शेर जो मैंने पढ़ा, ये मैंने उनके लिए भी पढ़ा है, नहीं, उनके लिए, अपने दोस्तों के लिए जो सुन्नी इत्तेहाद के दोस्त, सुन्नी इत्तेहाद वाले, अच्छा। उनके भी कि भाई उतना हिस्सा मांगे जितना आपका बनता है। ये 186 200 प्लस, ये मतलब है यू विल नॉट बी टेकन सीरियसली। देखिए ना, आपका अगर मुतालबा ही एक नहीं है या कंसोलिडेटेड पोजीशन ही नहीं है आपकी, तो आपको रिलीफ कहाँ से मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात उनको समझ लेनी चाहिए कि जैसा मैंने पहले कहा था कि नोबडी इज गोइंग टू थ्रो दीज सीट्स इनटू योर बास्केट, यू हैव टू अर्न इट। इसका एक तरीकाकार है, आप उसके लिए वो तरीका अडॉप्ट करें। आप ट्रिब्यूनल्स में जाएं, ट्रिब्यूनल्स के बाद आप अदालतों में जाएं। अगर आपकी ये सीटें बनती हैं तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको ये लेने से, लेकिन माहौल को खराब ना करें। जमहूरियत की बसात ना लपेटें, डेमोक्रेसी फिर बाद में यही तय नहीं होता कि किसकी वजह से मुल्क की बसात लपेटी गई है जमहूरियत की। आप समझ रही ना मेरी बात। तालियां बजा के फिर इस्तकबाल भी करते हैं शर्मनाक तरीके से, फिर बाद में उनके ज़ेरे साया जाके काम भी करने लगते हैं, लेकिन उनको आने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है इस मुल्क की, इसको सूरत रोकना चाहिए। ये हर पार्टी की जिम्मेदारी है बिल्कुल कि वो जमहूरियत की बसात को मजबूत करे, लपेटने ना दे किसी को भी। बिल्कुल ठीक हो गया। जो ताला आजमा माजी में ऐसा करते रहे हैं, उनके लिए एक और मौका खुद से पैदा ना करें, बाय डिफॉल्ट जो है वो उसकी तरफ ना जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। और यही बात है कि जमहूरियत तो हुस्न होता है ना किसी भी मुआशरे का, वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन केसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और एक और अहम केस 190 मिलियन पाउंड जिसकी चार्जशीट सामने आ गई है, और बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ट्रस्टीज के सिग्नेचर भी मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है, इस केस में वो खुद कह रहे हैं कि जल्द फैसला सुनाएं। देखिए, गुजारिश ये है कि अजीबोगरीब किस्म की कहानी है। पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था अदालतों के ऊपर कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया, धड़ाधड़ सजाएं दे दी हैं। और अब वो महात्मा साहब फरमा रहे हैं कि हमें जो पता है कि मुझे सजा नहीं है तो जल्दी करें, जल्दी सजा दें। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका ख्याल ये है कि ये सजा अनाउंस करेंगे, हम लेके इसको जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ उनको उनकी मर्जी के फैसले मिलते रहे हैं। बहुत सारे मिले हैं, जिस तरह उनकी जमानतें हुई हैं, जिस तरह उनके खिलाफ केसेस के बारे में रिमार्क्स पास किए गए हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सबको पता है। गालिबन यही वजह है कि वो जल्दी से फैसला करा के फिर उसको अगली सीढ़ी चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन 2-3 बातें जो है ना वो याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि इन्होंने माजी में खुद से डिलेइंग टैक्सेस इस्तेमाल किए और फॉरेन फंडिंग जैसे मामले को 8 साल तक लटकाए रखा। कभी जज हमारी मर्जी का नहीं है, कभी हमने वकील बदल दिया है, कभी हमें इस कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है, कभी इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ साजिश की है, वगैरह वगैरह। ये कुछ ये उनका रवैया रहा है। अब ये बिल्कुल उससे उलट लाइन ले रहे हैं, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी जल्दी हो सके उनको कोई ना कोई कोर्ट से
रिलीफ मिल जाए। जाएगा। लेकिन पूरी की पूरी काबीना गवाह है, जिरा होनी है, कैसे इतनी देखिए जल्दी 58 गवाह तो प्रोसिक्यूशन ने बता दिए हैं, उनको उनके बयानात लिए बगैर, उनको क्रॉस एग्जामिन किए बगैर सज़ा नहीं हो सकती। तो ये जल्दबाजी जो है सज़ा के लिए, ये मेरी कॉम्प्रीहेंशन से बाहर है, नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अदालतों का रवैया चूँकि तब्दील हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे मुख्तलिफ 2 हाई कोर्ट्स हैं, इसलिए उनको अब उस तरह की तवक्कात भी अदालतों से नहीं है। तो मैंने चिड़िया की चोंच में दाना डालने वाली मिसाल सुनाई थी ना आपको। जी। कहीं कहीं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले नहीं भी हो रहे हैं। हाँ। ये उन्होंने तय किया हुआ है कि जहां हमारी मर्जी का काम नहीं होगा, हम उनको गाली भी देंगे, हम उनको बदनाम भी करेंगे, हम उनके खिलाफ साजिश भी करेंगे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करेंगे। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस के साथ क्या गत बनी है जी। कौन से जमहूरी मुआशरे में ऐसा होता है जनाब, बताइए जल्दी से ज़रा। कभी सुना है आपने हिंदुस्तान में? आपका ख्याल है कि सुबह से शाम तक इंसाफ का डंका बजता है? क्या वहाँ अदालतें कोई गलत फैसला नहीं करती? कश्मीरियों के बारे में फैसला गलत नहीं है, बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला गलत नहीं है, किसी ने चलाई कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर वहाँ के चीफ जस्टिस के खिलाफ? तो ये पाकिस्तान में होता है, और ये करके हम अपने आप को बनाना रिपब्लिक साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी एडवाइस है अपने साथियों को, सुन्नी इत्तेहाद के साथियों को, कि आप खुदारा अदालतों का भरम भी रहने दें, पार्लियामेंट का भरम भी रहने दें, आप इंसाफ ज़रूर लें, आपका हक है, कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन उसके लिए कोशिश करें। सिर्फ ख्वाहिशात पर नहीं मिल सकता। असल में बात यह है ना कि पहले जिसको गद्दार कह के निकाल दिया था, अब उसको दोबारा पार्लियामेंट में लेकर आ गए हैं। अब दोबारा क्योंकि कोर्ट्स इस्तेमाल हुई ना, अब जिनको कहा था कि ये बड़े मकबूल हैं, अब इनको कहा जा रहा है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, ये मुल्क दुश्मन हरकतें कर रहे हैं। देखिए एक बुनियादी फर्क मैं आपको बता दूं, आपने ये 4 साल के बाद दोबारा सही सिमत में आपने इशारा किया। एक वो केसेस थे जो अदालतों में अब नहीं, इनकी हुकूमत के दौरान फिजल आउट हुए, ख़त्म हुए, इसलिए कि उसमें ना प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग थी, ना मुकदमात में गवाहान और सबूत जो है वो मौजूद थे। अकामा की मिसाल आपके सामने है, इतनी बड़ी JIT बनी, 10 वॉल्यूम, उसमें आपको याद है डराया गया था फलां वॉल्यूम खुल गया तो क़यामत आ जाएगी। वॉल्यूम 10 वो वॉल्यूम 10 की क़यामत अभी तक तो आई नहीं है, और किस्मत आएगी वो। तो मतलब कहने का ये है कि अब वो दौर नहीं है जब आपको उस वक्त के लॉ इन्फोर्सर और उस वक्त के जुडिशरी आला सतह के ऊपर आपकी सहूलतकारी कर रही थी। दौर बदल गया, रिकनसाइल करें इसके साथ, आपके लिए ज़रूरी है, वरना आपको बहुत दुख भी होगा और पछतावा भी होगा। मसले मसाइल तो होंगे ना, एब्सोल्युटली, और बढ़ेंगे, सिर्फ होंगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। बिल्कुल ठीक। और अगर इन्होंने प्रॉपर रास्ते इख्तियार न किए तो नुकसान भी इन्हीं का होगा। मैंने पहले भी आपको एक शेर सुनाया था कि ये वो हवा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इस वक्त वो सहूलतकारी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। बुखारी साहब, पहले जो हमने सेगमेंट्स किए हैं, कौन हल्फ उठा रहा है, कौन कर रहा है, इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई। और महंगाई के लिए आपको याद होगा जब हमने प्रोग्राम में लास्ट ईयर टिकट सेटअप में जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी, तो मैं ये कह रही थी कि शायद आने वाली गवर्नमेंट के लिए तोहफा है, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट तो तोहफा साथ लेकर आ रही है, पेट्रोल महंगा। देखिए है ये आने वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि निगरान हुकूमत कर रही है ना, ये तो फैसला उनका है ना। वो तो आएंगे अभी, यानी एक्शन में जब उनका इंतखाब हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन मुझे याद आ रहा है वो एक पॉपुलर सॉन्ग था, आपने भी सुना होगा यकीन, कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए अच्छा ओमन नहीं है, इसलिए कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पता चला पुदीने की कीमत बढ़ गई है, भाई पुदीने में पेट्रोल लगता है क्या? लेकिन हैविंग सेड दैट, जो दूसरा डायलेमा है वो ये है कि पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा बढ़ जाए तो फिर वापस कमा लौटती है, और उसकी वजह से जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं वो तो बिल्कुल, हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं आता। बसों के किराए, ट्रेन के किराए, ये सब बढ़ा दिए गए। आपने देखा पिछली दफ़ा जब ये हुआ था 10%, 5%, आज तक कम नहीं हुए। एक तो ये ट्रेजिडी है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें यकदम आप इजाफे करते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत कम आपको मिलता है। मुझे तो डर ये है कि ये 5 रुपये पे टल जाए अगर, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, कौम को पूरी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई पता नहीं है कि आपको इससे बड़ा सदमा दे दें। अभी तो ये 5 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ रहा है, 2 रुपये लीटर जो है हाई स्पीड डीजल बढ़ रहा है, ये मतवक्के है। 80 पैसे जो है वो लाइट डीजल की कीमत में बढ़ गया, 70 पैसे मिट्टी का तेल। यार फॉर गॉड सेक, मिट्टी का तेल कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है? गरीब के चूल्हे जलते हैं ना उससे, वो बत्ती वाले। तो खुदा के लिए किसी पर तो रहम करें आप। लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे लगता ये है कि ये कोई कौम से बदला लेने की मेरे ख्याल से किसी ने सोच रखी है।
और ये एक मुसलसल रफ्तार से होता जा रहा है। एक तो होता था कि बजट में कीमत बढ़ जाती थी, फिर लोग दुआ करते कि या अल्लाह मिनी बजट ना आए। यहाँ तो हर 15वें दिन कीमत जो है इसकी रिवाइज हो रही है, तो तबाही होती है। देखिए, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इसका इफेक्ट इवेंचुअली ये जो 3-4 दिन के अंदर शहबाज शरीफ हल्फ उठाएंगे, पूरी कैबिनेट बैठेगी, इसका प्रेशर वो उठाएंगे, एब्सोल्युटली उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हुकूमतें मिल तो जाती हैं, लेकिन हुकूमतों को जो चैलेंजेस पेश होते हैं उनसे निपटने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए होती है। खुदा के लिए इस हुकूमत को चाहिए कि इसको अब यहाँ रोकें। अगर लोगों को रिलीफ ना मिला कैसे तो मिलेगा? हुकूमत कैसे? यही तो कमाल है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट और एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसियां बनाती है, इधर से बचा, इधर से बचा, इधर से बचा, ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिलता रहे। यहाँ अपने अल्ले तलल्लों में लगे रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है तनख्वाहों में 200% इजाफा, चाहे वो जुडिशरी है तनख्वाहों में 150% इजाफा, वो ब्यूरोक्रेसी है तनख्वाहों में। वो खुदा के वास्ते ये आप इन चंद लोगों की तो सोच रहे हैं, ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग सुबह से शाम तक आपकी फातिहा पढ़ते रहते हैं, इनके बारे में भी तो सोचिए ना। तो ये मेरे ख्याल से आज इस प्रोग्राम में वक्त चूँकि नहीं है ज़्यादा, हम ये मशवरा ही दे सकते हैं मेरे ख्याल से, और तो हम क्या कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देते हैं, नवाज शरीफ साहब भी हमारी बात अगर सुन लें, उन तक पहुँच जाए, तो वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाए फौरी तौर पर। अगर लोगों को रिलीफ फील ना हुआ तो हुकूमत करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पंजाब में जो मॉडल मोहसिन नकवी ने छोड़ा है, शायद मरीम उसी के ऊपर कारआमद हैं, यानी उसी पर अमल दरामद करेंगी। और अगर वो ऐसा करती हैं तो यकीनी तौर पर पंजाब में बहुत जल्द आपको रिलीफ नज़र आने लगेगा। मॉडल को आपको नज़र में रखना चाहिए बिफोर यू फॉर्मुलेट द फाइनल पॉलिसीज एंड अनाउंस द फेडरल बजट व्हिच इज जस्ट अबाउट एट ए यस एग्जैक्टली। मैं बजट की तरफ ही आने वाली थी, लेकिन वक्त इतना शॉर्ट है, मुझे इजाज़त लेनी है। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अम्मा ने को। अल्लाह हाफ़िज़।